नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में अपना एजुकेशन। दोस्तों, अभी तक हम कर रहे थे DSSB के प्रीवियस एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं वो कर रहे थे इंडिया जीके और जीएस के। और अब जो है आज ये हमारा पहला चैप्टर है और इसमें हम करेंगे हिंदी के, यानी कि हिंदी भी आपके 20 अंक की आती है, इंडिया जीके जीएस 20 नंबर की आती हैं और हिंदी वाले नंबर आपके बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं अगर आप थोड़ा सा इसको इन टॉपिक्स को समझ लेते हो, क्योंकि निश्चित ही टॉपिक है, वहीं से आपके हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विगत प्रश्नों के DSSB के द्वारा पूछे गए हिंदी के प्रश्न टीचिंग और नॉन टीचिंग सभी भर्तियों के अनुसार, और ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। इनमें से आपको ये बताना है कि गई जमा अन का सही संधि क्या होगा। गई जमा अन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये गई जो है यहाँ पर है ऐ और बाद में एक है भिन्न स्वर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या होगा, ऐ है, इसको क्या हो जाता है, इसको हो जाता है आय, ठीक है। तो यहां पर जो था गै जमा आय और जमा आगे अन का है, तो ये जब इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, गा, ये को ए मिला है ये और नो, यानी ये क्या बन जाता है, गायन। आपका राइट आंसर हो जाता है ये। यानी कि एक चीज यहां से ये है कि यहां से आपको संधि के प्रश्न मिलेंगे और एक नहीं बल्कि अनेक प्रश्न मिलेंगे, एक से अधिक प्रश्न जो आपको मिलने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपका हिंदी से था और इसमें आपसे गई जमा अन का पूछा था कि गई जमा अन जो है यहाँ पर कौन सा संधि सही क्या कौन सी होगी। अगला फिर जो है संधि का प्रश्न है, इसमें आपने बताना प्रत्यूष शब्द का, प्रत्यूष शब्द का संधि क्या होगा, प्रत्यूष का विच्छेद क्या होगा, ठीक है। अब आपके सामने चार ऑप्शन है, प्रति जमा ऊष, प्रति जमा ऊष और प्रति जमा ऊष और प्रति जमा ऊष। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये प्रति की स्पेलिंग एरर है, ये प्रति की वर्तनी गलत है, तो ये तो दोनों हो नहीं सकते, ठीक है। ऊपर से अगर ये देखें तो ये ऊष जो है ये गलत है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे बड़ा ऊ है, तो ये भी गलत है, यानी कि ये गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। प्रति यहां से ये और ऊष भी सही है, यानी कि आपका हो जाएगा प्रत्यूष, ठीक है। और अगर यहां पर देखें तो आपकी संधि का भेद पूछ ले कौन सी संधि है, तो यहां पर दीर्घ संधि है या आप कह सकते हो यहां पर सवर्ण संधि है, ठीक है। स्वर संधि का भेद सवर्ण संधि या दीर्घ संधि आप कह सकते हैं, इसमें आपका राइट आंसर ये रहेगा। अगला प्रश्न है यहां पर, उस विकल्प का चयन कीजिए जो सदैव पुल्लिंग का सही विकल्प हो, यानी जो हमेशा पुल्लिंग में ही चुना जाता हो, ऐसा कौन सा है। देह, वैशाख, पूर्णिमा और गायक। देह शब्द, देह यानी शरीर होता है, देह शब्द है वो क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। पूर्णिमा शब्द है ये भी क्या है, ये स्त्रीलिंग है। गायक होता है, गायक हमेशा पुल्लिंग में नहीं होता, क्योंकि गायिका गायिका जो है स्त्रीलिंग भी हो जाता है। तो वैशाख, वैशाख जो है वो महीने का नाम है वैशाख, तो ये वैशाख जो है वो क्या है, नित्य पुल्लिंग शब्द है, ये क्या है, नित्य पुल्लिंग शब्द है, महीनों का माह का नाम है और माह के नाम जो होते हैं हमेशा किसमें होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का तत्सम रूप हो। अचरज, अचरज का तत्सम। अब देखिए तत्सम कौन से होते हैं, जो संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं उन शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। जो के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले संस्कृत के शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। तो अचरज का देखिए हैरत है तो ये विदेशज है, चकित है ये बिल्कुल है नहीं वैसे, और अचंभित। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो आश्चर्य शब्द है, आश्चर्य शब्द जो है वो क्या है, तत्सम है, और वो अचरज शब्द का एक शुद्ध तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से आपको बता रहे समानार्थी शब्द किसका, गाथा का। गाथा का समानार्थी शब्द बताना है, वचन, चाह, कहानी और कामना। बिल्कुल आसान है ये, और ये इसमें होता है आपको पता है, गाथा कहानी कह सकते हैं, कथा कह सकते हैं, गाथा कह सकते हैं, एक ही बात है। अगला प्रश्न है, यहां आपको बताना है, दो शब्द दिए हैं शब्द युग्म में, अभिहित और अविहित। इन दोनों का सही शब्द युग्म कौन सा है, यानी कि इनका अर्थ युग्म कौन सा है, सही अर्थ कौन सा है। अभिहित और अविहित। विहित होता है किसी चीज के लिए कुछ उचित होना, सही होना, विहित। तो देखिए अभिहित होता है कहना, ठीक है, अभिहित होता है कहना, तो यहां पर अभिहित प्राप्ति ये नहीं हो सकता। कहा हुआ अनुचित, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभिहित का अर्थ, यानी दोनों में से अगर एक का पता है तो आप 50% उत्तर को सही कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहां जो है अभिहित का होता है कहा हुआ, तो ये भी सही है, ये भी सही है। दूसरा अविहित, विहित होता है उचित और अविहित जो उचित नहीं है, तो यानी कि कहा हुआ और अनुचित, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का ये जो प्रश्न है डीएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन में से, हिंदी भाषा के फेवरेट क्वेश्चन में से एक आता है। हिंदी भाषा के जो फेवरेट क्वेश्चन है उनमें से एक प्रकार आपका ये आता है, सीटेट में भी आता है और डीएसएसबी में हिंदी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, इसमें आपको बताना है ये कृतज्ञ शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या होगा। बड़ा आसान है, प्राइमरी क्लासेस से हम सीखते आ रहे हैं। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, कृतज्ञ का विपरीत अर्थ क्या होगा, कृत कृत्य, कृतघ्न, कृपा पात्र और आभारी, तो ये क्या होता है, कृतघ्न होता है। कृतज्ञ का क्या होता है, कृतघ्न विलोम शब्द। अगला प्रश्न है, आपको बताना है वाक्यांश के लिए सही विकल्प। जिसे दूर करना कठिन हो, जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार, दुर्दम्य, दुर्गामी और अदम्य। तो यहां पर देखिए, जिसको दूर करना यानी जिसका निवारण करना मुश्किल हो, दुर्निवार क्या होता है, दुर्निवार कहते हैं जिसको दूर करना कठिन होता हो। ठीक है, और अगर यहां पर यह होता है जिसको दूर किया ही नहीं जा सकता, तो फिर वो तो ए आता है उसमें। लेकिन जिसमें कोई काम अगर कठिनाई से हो, कठिनाई से हो, तो उसमें लगता है आपका दुर, तो उसमें आपका दुर उपसर्ग लगता है, जो काम कठिनाई से हो जाए। जैसे दुर्गम, यानी कि जहां जाना मुश्किल हो या जहां जाना कठिन हो, वहां पर आपका दूर लगेगा। लेकिन जहां जाया ही ना जा सके, जहां जाया ही ना जा सके, तो वहां ए लग जाएगा, अगम हो जाएगा। चलिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्यों में सर्वनाम का सही भेद बताए। यानी कि वाक्य है आपका, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। यहां आपको बताना है कि सर्वनाम का कौन सा भेद है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कोई कुछ ये ऐसा आ गया, तो निजवाचक, हाँ मेरा, अपना, स्वयं, अपने आप, वो निजवाचक होता है। संबंधवाचक और प्रश्नवाचक आपको पता है क्या, कैसे, कब, ये। तो ये आपका जो करेगा सो भरेगा, ये जो आपका किस में आता है, संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। जो, सो, जैसा वैसा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, ये किस में आते हैं, आपके संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए तो दिए गए वाक्य का प्रकार सही विकल्प है। वाक्य का प्रकार, वहां एक छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर जंगल था। देखिए, ये वाक्य है एक, आपको बताना है कि ये मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, साधारण वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है। वहां एक छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर जंगल था। अब देखिए, मिश्र वाक्य जो होता है उसमें क्या होता है, साधारण वाक्य में क्या होता है, संयुक्त वाक्य में क्या होता है। साधारण वाक्य में एक कर्ता होता है, एक क्रिया होती है, सिंपल बात कही होती है। जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें दो अलग अलग अर्थ वाले वाक्य होते हैं, जिनको किसी योजक से, और, अथवा, तथा, इन से क्या है, उनको जोड़ दिया जाता है, जिसमें दोनों के अलग से कर्ता होते हैं, अलग से क्रिया होती है। मिश्र वाक्य ऐसा होता है जिसमें वाक्य जो है एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। एक वाक्य दूसरे उपवाक्य के ऊपर जो है, एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य के ऊपर आश्रित होता है, और दोनों को मिलाकर जो उनका सही स्पष्ट अर्थ होता है वो आपका मिश्र वाक्य होता है। या फिर अगर किसी की कही हुई बात कोटेशन में जो रखते हैं हम, ये इन्वर्टेड कोमा में जो बात रखते हैं, वो आपकी किस में आती है, मिश्र वाक्य में आती है। तो यहां देखिए, वहां एक छोटा सा गांव था, अभी बात खत्म, एक वाक्य तो पूरा हो गया, वहां एक छोटा सा गांव था। अब अगर इस वाक्य को पढ़े कि जिसके चारों ओर जंगल था, अब ये पार्ट अगर छोड़ देते हम, जिसके चारों ओर, अब किसके चारों ओर जंगल था, ये बात क्लियर नहीं हुई, क्योंकि ये वाक्य इस पहले वाले वाक्य के ऊपर आश्रित है अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए। तो जहां वाक्य का आश्रित होने वाली बात आती है, वहां पर मिश्र वाक्य होते हैं। तो वहां एक ऐसा छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर जंगल था। तो अब दोनों को अलग अलग करें तो बाद वाला जो उपवाक्य है ये पहले वाले उपवाक्य के ऊपर आश्रित है, और जहां पर आश्रित तो वहां पर मिश्र वाक्य होता है। उस विकल्प का चयन कीजिए दो दिए गए वाक्यों के काल के भेद का सही विकल्प। बारिश होकर नदियों में पानी भर गया है, इसका सही काल बताना आपको कि बारिश होकर नदियों में पानी भर गया है। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। देखिए, यहां पर क्रिया आपको क्या दिख रही है, क्रिया है तो यानी कि ये क्रिया है वर्तमान काल की। क्रिया किसकी है, वर्तमान काल की है। और अगर देखें
तो भर गया यानी काम पहले यानी कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए सामान्य वर्तमान काल होता है तो इसमें ये गया क्रिया नहीं होती, ये होती है कि बारिश होकर पानी नदियों में भरा है, ये गया नहीं होता। ये एक क्या है कि ये क्रिया को पूर्ण दिखा रही है कि क्रिया जो है वो पूर्ण हो चुकी है, और है दिखा रहा है कि आपकी क्रिया वर्तमान में पूर्ण हो चुकी है, इसलिए यहां पर सामान्य वर्तमान काल नहीं हो सकता। तात्कालिक वर्तमान काल का अर्थ क्या होता है, और अपूर्ण भूतकाल, तो भूतकाल तो इसमें है नहीं, तो इसमें क्या हो जाता है, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा कि ये क्रिया जो है वर्तमान में हुई है और वो पूर्ण भी हो गई है, यानी कि गया, किया, हुआ, ये इसमें जो है कंप्लीट हो गया। यानी कि काम जो है नदियों में पानी भरने का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, और वो किसमें हुआ है, आपका वर्तमान काल में, इसलिए हम कह सकते हैं ये पूर्ण वर्तमान काल है। उस विकल्प का चयन करें जो लोकोक्ति के लिए सही विकल्प हो, यानी 9 दिन चले 2.5 कोस। इस विकल्प के लिए सही उत्तर कौन सा हो सकता है, सही जो है वो अर्थ क्या हो सकता है, शक्तिशाली होना, बहुत अधिक समय में बहुत कम काम करना, सामर्थ्य के अनुसार काम करो, या कर्मों के अनुसार फल मिलता है। तो देखिए दिन 9 और चले 2.5 कोस। अब ये देखिए दिन तो समय बहुत ज्यादा लगा दिया लेकिन काम बहुत कम हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा आपका समय अधिक समय में बहुत अधिक समय में बहुत कम काम करना। इस तरह के लोकोक्ति मुहावरे से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इसमें लोकोक्ति का सही आपको अर्थ बताना है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बड़ी फेमस है, सामान्य है, इसमें कोई डिफिकल्ट वाली बात है नहीं, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है ये, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, दोष अपना होने पर भी स्वीकार न करके दूसरों को दोषी ठहराना, एक बुरा आदमी सभी को बिगाड़ देता है, अपना दोष छिपाने के लिए दूसरों को दोष देना, और बहुत डर जाना। तो देखिए इसमें डर जाने वाली तो कोई बात है नहीं इसमें, ठीक है। एक बुरा आदमी सभी को बिगाड़ देता है, यानी कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती है वो, और अपना दोष छिपाने के लिए दूसरों पर दोष देना, ये नहीं है। यहाँ पर ये दो जो हैं, इन दोनों में जो है वो क्या है, कंपटीशन है, कौन सा अर्थ हो। तो यहाँ पर क्या है, उल्टा चोर और कोतवाल को डांटे, चोर खुद है और जो अपना चोरी स्वीकार न करके दूसरे को दोषी ठहरा रहा है, यानी कि ऑप्शन ए जो आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उचित विराम चिन्ह युक्त वाक्य हो, जिसके अंदर उचित विराम चिन्ह लगे हों। तो देखिए पहला है ध्वनि प्रदूषण से रक्तचाप, अल्सर, सिर दर्द। देखिए अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर रक्तचाप यहां पर आपका आना चाहिए था, अल्सर के बाद में आना चाहिए, सिर दर्द, अनिद्रा आदि रोग हो जाते फिर ये आना चाहिए था, ठीक है। ये इसमें नहीं है, 3 पूर्ण विराम नहीं है, तो इसका मतलब गलत है ये। दूसरा अगर इसमें भी देखें तो ये यहां पर ये नहीं है, ठीक है। तीसरा अगर देखें तो इसके अंदर ये चीजें जो है इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, तो ये हो नहीं सकता, आपका ये सही है। ध्वनि प्रदूषण से रक्तचाप, अल्सर, सिर दर्द, अनिद्रा आदि रोग हो रहे हैं, और ये पूर्ण विराम, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर, निम्न में से धनुष्टंकार में कौन सी संधि है, धनुष्टंकार। धनुष्टंकार देखिए इसका आपको इस तरह का प्रश्न आपके आ जाता है तो आपको इसका करना विच्छेद करना, धनु प्लस में टंकार, धनु टंकार, ठीक है। तो यहां पर देखिए प्लस के निशान से पहले क्या आ गए, विसर्ग आ गए, तो विसर्ग अगर आ जाते इससे पहले तो क्या होगी, ये आपका राइट आंसर है विसर्ग संधि। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों का चयन कीजिए। सपना, श्वशुर, समझ और शनिचर। यहां से आपने बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। सपना, सपना क्या होता है, सपना होता है स्वप्न, ठीक है। तो यहां पर श्वशुर शब्द जो है, श्वशुर का जो है वो तद्भव क्या होता है, ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव होगा ससुर। ससुर जो है इसका क्या होगा, तद्भव होगा। तो ऐसे में क्या है, श्वशुर जो है वो क्या है, अपने आप में एक तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बहिर्मुखी। बहिर्मुखी जो है इसके अंदर जो है आपसे पूछा है कौन सा उपसर्ग है, तो बहम नहीं हो सकता, मुखी तो होता ही नहीं, बहिर यानी बहिर रह ये है, यानी कि बहिर जमा मुखी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रह हलंत आएगा। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा को विशेष उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा देखिए, खामोशी भाववाचक संज्ञा होती क्या है, जिसको हम ना तो सुन ना देख सकते, ना छू सकते, केवल महसूस करते, खामोशी को महसूस कर सकते हैं।
ईमानदारी क्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते, आप महसूस कर सकते हैं। गहनता हम इसको महसूस कर सकते हैं। बाजार इसको हम देख सकते हैं। तो जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है वो क्या है? बाजार जो वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। निम्नलिखित में से मूषक का पर्यायवाची शब्द कौन सा? ये भी जो है वो फेवरेट जो क्वेश्चन होते हैं डीएसएसबी के उसमें आता है। इस तरह का शब्द आपको मिल जाएगा जो आपने कभी देखा ही। मूषक शब्द का पर्यायवाची क्या है? विधु, इंद्र, रंध्र और हेर। विधु किसका है? तो विधु आपका होता है चंद्रमा का, ठीक है। रंध्र का तो क्या होता है? छिद्र होते हैं जो कि वो उसमें होते हैं ना, पेड़ की पत्तियां जो होती है उसमें रंध्र होते हैं वो। और हे का मतलब क्या है? जिसको हीन भावना से देखा जाता है, वो हीन भावना, ठीक है। तो ऐसे में यहां पर देखें इंदुर शब्द जो है, इंदुर का अर्थ क्या होता है? इंदुर का अर्थ होता है चूहा। तो राइट आंसर आपसे यही तो पूछा है मूषक शब्द का। मूषक जिसको चूहा कहते हैं, मूषक का पर्यायवाची क्या होगा? इंदुर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। चिकित्सा गृह, अभिलाषा, रक्त लोचन और श्रेष्ठत्व। देखिए अभिलाषा में क्या होगा? इसमें आपका अभिलाषा मूर्धन्य शकार आएगा, ठीक है। ये रक्त में क्या होता है? र आधा क और त, रक्त, रक्त लोचन आपका ये हो जाता है रक्त लोचन। श्रेष्ठत्व ये होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ होता है और त्व, श्रेष्ठत्व ये होता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? चिकित्सा गृह जो है आपका राइट आंसर होता है। आपका डीएसएसबी के अंदर हिंदी के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 20 क्वेश्चन आपने देखे हैं। ये इंग्लिश वाले पेपर में थे, 20 क्वेश्चन आए हैं। इस तरह के प्रश्न जो आपके लगभग आते रहते हैं, तो आप हम करवाए हैं, आप टॉपिक नोट कर लीजिए। आगे भी पेपर आएंगे, उनमें भी देखते रहेंगे। आगे जो और भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उनको भी हम देखेंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक नहीं करते आपको बहुत बड़ी समस्या यही है। अरे मुझे एनर्जी मिलती है ना लाइक करने से। चलिए धन्यवाद।